हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर की इस मास्टर सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग जानते हैं कि जितने भी अभी तक DSSB PRT के एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें CDP के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मनोविज्ञान का इतिहास हमने जाना, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक पिछले सालों में पूछे गए वो सब हमने कर लिए। और सेकंड चैप्टर में अभी तक हम लगभग 125 प्रश्न कर चुके हैं और अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बाकी है इस चैप्टर से जो आए थे, है ना, जिसमें बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है, प्याजे ने कौन सी दी, वाइगोस्की ने कौन सी दी, ये सारी जो थ्योरीज़ है ये इसी सेकंड चैप्टर के अंदर आती है, इसीलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आप सभी अंत तक बने रहना, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में बैठने पर। चाहे वो आप टीचिंग एग्ज़ाम, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को आप दे रहे हो, भले ही वो सुपर टेट हो, DSSB हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। काल्पनिक दर्शक शब्द किस अवस्था से संबंधित है? यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है द डेवलपमेंटल स्टेज इन विच द चाइल्ड बिगन्स टू थिंक लॉजिकली। काल्पनिक दर्शक का मतलब पहले आप समझ लो। काल्पनिक दर्शक, पियाजे ने क्या कहा था कि काल्पनिक दर्शक है संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जब बच्चा अमूर्त रूप से चीज़ों को, या फिर ये कह लीजिए कि तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, जहाँ बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसी को हम कहते हैं काल्पनिक दर्शक। तो अब आप बता दीजिए कि कहाँ जाकर के बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कौन सी स्टेज में? पियाजे ने अपनी जो 4 स्टेज बताई है संज्ञानात्मक विकास की, उनमें से कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है और उसकी जो मानसिक क्षमता है उसका अधिकतम विकास हो चुका होता है ना, उसमें कल्पना करने की और निगमनात्मक तर्क करने की पूरी क्षमता का उसमें विकास हो जाता है, वैज्ञानिक तरीके से वो सोच पाता है, अमूर्त चीज़ों को भी वो समझ पाता है। तो इतने सारे हिंट मिलने के बाद आई होप आपको पता ही चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किसने कहा था? पियाजे महोदय ने कहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो काल्पनिक दर्शक शब्द अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के लिए पियाजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं आज का। आई होप क्लियर हुआ होगा पहले का एक्सप्लेनेशन से आपको। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप फंसने वाले हैं ज़रूर। यहाँ पर पूछा है आपसे जिस विकास काल से गैंग एज संबंधित है वह डैश है। गैंग एज, तो गैंग एज बता दीजिए कौन सी अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था, मध्यम आयु, है ना, वृद्धावस्था या फिर शैशवावस्था। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, इनमें से बता दीजिए कि जब बच्चे गैंग में रहना, समूह में खेलना पसंद करते हैं तो वो कौन सी एज होती है? एडोलेसेंस, मिडिल एज, ओल्ड एज या फिर इन्फेंसी। तो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में तो बच्चा ज़्यादा छोटा होता है, तो तब तो गैंग एज नहीं होगी। आप लोग जानते हैं वृद्धावस्था की बात करें तो बुढ़ापे में तो गैंग बना करके नहीं रहेंगे ना, नहीं खेलेंगे। मिडिल एज बिल्कुल नहीं आएगी। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बचता है हमारे पास, एक ही ऑप्शन बचता है, किशोरावस्था। वैसे दोस्तों अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि सही ऑप्शन नहीं है तो हमने करीबी ऑप्शन को, बेस्ट को छांट लिया, लेकिन नहीं तो यहाँ पर चाइल्डहुड होने वाला था। ठीक है, जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था को मेजरली गैंग एज कहा जाता है, लेकिन वो चाइल्डहुड से लेकर किशोरावस्था तक चलती है और किशोर भी गैंग में रहते हैं, तो इस वजह से हम इससे इसको संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ बाल्यावस्था होता तो डेफिनेटली आपका वही आंसर होना था, भले ही किशोरावस्था भी गिवन हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाइगोत्स्की से संबंधित है। वाइगोत्स्की के अनुसार छोटे बच्चे साझा ज्ञान को अपने व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने के लिए किस अवधारणा का उपयोग करते हैं? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, यंग चिल्ड्रन यूज व्हाट मैकेनिज्म इन टू टर्न शेयर्ड नॉलेज इनटू देयर पर्सनल नॉलेज। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब आप बता दीजिए फटाफट से। लेव वाइगोत्स्की थे कौन? तो आप सभी जानते हैं कि ये एक
रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये भी बता दीजिए कि व्यवहारवादी थे या फिर रचनावादी थे, तो बिल्कुल ये रचनावादी थे। और ख़ास करके अगर सामाजिक रचनावादी कह दिया जाए तो और अच्छी बात होगी, है ना, क्योंकि इन्होंने किसका, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल बताया था बच्चे के सीखने को लेकर के, ठीक है। चलिए बता दीजिए फटाफट से। देखो, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया था जो संज्ञानात्मक विकास में बच्चे की समाज के साथ संपर्क में भूमिका बनाने पर इनका जो सिद्धांत था वो जोर देता था, ठीक है, कि बच्चे का संबंध समाज से हो, सामाजिक संबंध बने। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने एक प्राइवेट स्पीच के बारे में बात करी थी जिसको हम निजी भाषण कहते हैं। निजी भाषण में क्या होता है, यह एक ऐसे प्रकार का भाषण है जो बच्चा स्वयं को निर्देशित करने के लिए करता है। किसको? स्वयं को, ठीक है, स्वयं को निर्देशित करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, बच्चा स्वयं बोल बोल के अपने कार्यों का मार्गदर्शन करता रहता है कि हट जाओ गाड़ी आ रही है ना, आगे से हट जाओ, अब ये लेफ़्ट मुड़ेगी, अब ये राइट मुड़ेगी, ऐसे करके तो वो खुद बोलता रहता है और गाइड करता रहता है खुद को कि अभी कैसे करना है। तो ये इससे कैसे रिलेटेड होगा, क्योंकि यही आंतरिक संचार को संदर्भित करता है और जो भी वो समाज से सीखता है उसको अपने व्यक्तिगत ज्ञान में बदलता है निजी भाषण के हेल्प से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये फिर से वाइगोत्स्की से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये थ्योरी, जिसको डीप आपको समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बने हैं। 2022 के ही देख लो, ये तो लेटेस्ट है आपके सामने, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे अच्छा दर्शाता है डैश, किसको दर्शाता है? पहला ऑप्शन देख लो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को दर्शाता है, या फिर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को, या फिर स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को, जिसको कि हम संरचनावादी दृष्टिकोण कहते हैं, या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को, सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण को। तो जस्ट अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, जल्दी से बताइए। वाइगोत्स्की ने अपना जो सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो नाम से ही क्लियर है और मैंने अभी समझाया भी है कि इन्होंने समाज को क्या दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें योगदान है बच्चे के विकास में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, यही आपका सही जवाब भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के लिए खोज सीखने से में सबसे कम महत्वपूर्ण है? आपको ये बताना है जिसके बिना काम चल जाए, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है डिस्कवरी लर्निंग में फॉर एडोलेसेंस। पहला है मेक यूज़ ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग रादर देन इंडक्टिव रीजनिंग, कि आगमनात्मक तर्क के बजाय निगमनात्मक तर्क का उपयोग करना, कि भैया बच्चे को पहले नियम बताओ और उसके बाद उसके उदाहरण दो। आप बताइए कि क्या ये ज़्यादा अच्छा होता है या फिर आगमनात्मक तर्क ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें बच्चे को पहले उदाहरण प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखा करके, है ना, उसको एक मूर्त रूप में दिखा करके, अगर संज्ञा सर्वनाम कुछ विशेषण ऐसा पढ़ाना है तो बच्चे को पहले उदाहरण दो कि ये ठीक है, इस तरीके से, और फिर बाद में उसकी एक परिभाषा बताओ यानी नियम बताओ। तो आप ही बताइए कौन सा तरीका अच्छा होता है? भाई आगमनात्मक या इंडक्टिव मेथड अच्छा होता है, ना कि निगमनात्मक तर्क। तो पहला ही ऑप्शन हमको यहाँ पर लग रहा है कि यही गलत माना जाएगा, बाकी आगे भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है छात्र को अपने तरीके से आगे बढ़ने दे। भाई ये तो अच्छी बात है कि बच्चे को भी उतनी फ्रीडम हो, है ना, उसको अलाउ करे कि जैसे वो अपने तरीके से, अपने आउन वे से सीखना चाहता है वैसे उसको मौका दिया जाए, तो ये तो अच्छी बात है। अगला है छात्रों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो एनकरेज करना बच्चे को इंट्यूटिव गैस करने के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगला देख लो, सामान्य से विशिष्ट अधिगम रणनीतियाँ प्रदान करके प्रोवाइड स्पेसिफिक टू जनरल लर्निंग स्ट्रेटजी, तो ये भी अपना अच्छा तरीका है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएं। तो बचा क्या? पहले वाला जिस पर हमें शक था वही निकला हमारा चोर, तो यही हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। और बाकी तीनों सही है,
इसमें पूछा था कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ए ही सबसे कम महत्वपूर्ण है। चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते रहिए दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किस अवस्था में बच्चे में संरक्षण की क्षमता विकसित हो जाती है? एट व्हाट एज डज द एबिलिटी टू कंजर्व बिगन्स टू डेवलप इन ए चाइल्ड। जो कंजर्व करने की, संरक्षण करने की जो क्षमता होती है बच्चे में, कौन सी अवस्था में आ जाती है? तो ये अपने पियाजे महोदय से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पिछली क्लासेस में भी आए और यहाँ भी बार बार आ रहे हैं। तो पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, है ना, इन और एरिक्सन हो गया, एरिक्सन वाली थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन, और इन दोनों से तो मोस्ट ही मस्ट आपको इनको बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको कराऊंगी जैसे ही आपकी क्लास लेनी शुरू करूंगी थ्योरिटिकल, तो उसमें बहुत अच्छे से करवाऊंगी, हर एक चीज़ बिल्कुल डीप में बता दो। अभी तो यहाँ आप आंसर करो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा इसका, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक सेंसरी मोटर जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी इनकी चारों अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चंस में समझाया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इससे संबंधित होगी जब बच्चा किस एज में रहता है, 7 से 12 वर्ष की एज में रहता है, और इसी दौरान बच्चा जो है चीज़ों का संरक्षण करना सीखता है, उनको कंजर्व करना सीखता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, इस अवस्था में बालक जो है वो विद्यालय जाना शुरू कर देता है, किसी भी वस्तु या घटना के बीच में जो संबंध होता है वो समझने लगता है, उनमें क्या डिफरेंसेस है ना, उनको समझने लगता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसके संरक्षण की क्षमता, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो विकसित हो जाती है। संरक्षण से मतलब क्या है कि बच्चा जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके बारे में वो समझ पाए, कि किसी वस्तु के रंग में परिवर्तन उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता रखता है। ठीक है, कि अगर अलग अलग रंग को अलग अलग तरीके से वो डिनोट कर देगा कि एक रंग की वस्तु एक तरीके से, है ना। तो यानी ये पूरा इसके बारे में आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब एक तटस्थ उद्दीपन यानी न्यूट्रल स्टिमुलस को उद्दीपन के साथ जोड़ा जाता है तो यह प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्सिव प्रतिक्रिया की ओर जाता है। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा है कि बता दो क्या कहा जाएगा फटाफट से। अच्छा, जो ये चीज़ें आपको अभी इसमें क्वेश्चन में लिखी हुई है कि भाई स्टिमुलस दिखाने पर, है ना, बच्चा क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है। तो कौन से सिद्धांत में ऐसा देखने को मिलता है वो आप लोग बता दीजिए। पहले एक बार ऑप्शन देख लो क्या क्या इसमें आपको गिवन है। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, जिसको कि अगर इंग्लिश में हम जाने तो इसको क्लासिक कस्टमाइजेशन कहते हैं, क्लासिक लर्निंग थ्योरी जो आपकी थी, है ना। दूसरा ऑप्शन है विलुप्ति, जिसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और चौथा है पुनर्बलन, जिसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इंग्लिश में आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, कई बार इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। रीइंफोर्समेंट, ये पुनर्बलन जैसी इसमें कोई बात नहीं हो रही है। बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि हमारे किसने दिया था, स्किनर महोदय ने, है ना। लेकिन इसमें दोस्तों रिफ्लेक्सिव रेस्पॉन्स और साथ में स्टिमुलस के बारे में इस तरीके से नहीं बताया गया था, तो यहाँ पर भी आपका ये भी गलत हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं विलुप्ति की, विलुप्त होने के बारे में भी यहाँ कोई बात नहीं है। बचा एक ही ऑप्शन क्लासिक कस्टमाइजेशन, जिसको हम अगर सिद्धांत का पूरा नाम जाने तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि 1904 में किस महोदय ने दी थी, आपको याद है, पावलोव महोदय, याद है ना। हाँ, पावलोव ने दी थी 1904 में। कहाँ के थे ये, रूस के थे। ठीक है, किस पर अपना प्रयोग करा था, तो बताओ, कुत्ते पर किया था कि बिल्ली पर? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके लिए छोड़ती हूँ मैं। ठीक है, चलिए जी आगे हम बात कर लेते हैं। इस थ्योरी में क्या किया था ये भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे कमेंट बॉक्स में तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए जी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने।
जब कोई बच्चा मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को क्रम में रखने में सक्षम हो जाता है तो इस क्षमता को क्या कहते हैं? व्हेन ए चाइल्ड इज एबल टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंस अलोंग विद ए क्वांटिटेटिव डायमेंशन, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड क्रमबद्धता, इसको हम कहेंगे, है ना, यानी सीरियलाइजेशन, कि सीरियल में रखना, क्रम में रखना, या फिर मानचित्रण कहेंगे, मैपिंग कहेंगे, या फिर स्पेटियल रीजनिंग कहेंगे, स्पेटियल रीजनिंग, या फिर खाली तर्क रीजनिंग इसको बोलेंगे। तो बताइए, जब कोई बच्चा क्या करने लगता है, उसकी मात्रा के ध्यान में रखकर उसको क्रम के आधार पर, यानी उसकी एक सीक्वेंस के अनुसार उसको रखने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रम के अनुसार रखने पर क्रमबद्धता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सीरियलाइजेशन। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। और अच्छा, ये भी बता दो कि जो ये जो गुण है बच्चे के अंदर, जब वो चीज़ों को क्रम से लगाना शुरू कर देता है, ये कौन सी अवस्था में आता है? पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताई थी, उनमें से कौन सी स्टेज में आएगा? थोड़ा और हिंट दे देती हूँ कि 7 से 11 या 12 वर्ष की जो एज थी उसमें आएगा। नाम अब आप बता दो, देखो, है ना, इतना हिंट काफ़ी है क्योंकि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की थी ये वाली। अगला क्वेश्चन है, बाल्बी सिद्धांत के कितने चरण हैं? बाल्बी सिद्धांत के कितने चरण हैं, ये आपसे पूछा है। 5, 6, 3 या फिर 4? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो। बाल्बी सिद्धांत के 4 चरण हैं, ठीक है। और कौन थे ये बाल्बी? तो ये मनोचिकित्सक थे, मनोविश्लेषणवादी थे, ठीक है। और इनका मानना क्या था कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और व्यवहार संबंधी समस्याओं का कारण जो है शुरुआती बचपन में उत्पन्न हो सकता है, कि शुरुआत में बचपन में अगर कोई ऐसी घटना घट जाए कि बच्चे को लाइफ टाइम जो है प्रभावित करती है, उसको लेकर के इन्होंने अपने विचार रखे थे। और 4 स्टेजेस कौन कौन सी बताई? एक तो जो जन्म से 2 वर्ष तक होगी, ठीक है। दूसरा 3 से 7 वर्ष के बीच की एक अवस्था इन्होंने बताई, इसको हम जब पूरा डिटेल में जानेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। सॉरी, जन्म से 2 माह तक, और 3 माह से लेकर 7 माह तक, और 7 माह से लेकर के यहाँ पर 3 साल तक के बच्चे को इन्होंने रखा। और चौथी स्टेज में इन्होंने 3 साल के बाद वाले बच्चों को इसमें शामिल करा, ठीक है, 3 साल के बाद वाले बच्चे। तो इस तरीके से 4 स्टेज में इन्होंने बांटा है। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोशल स्माइल डैश के बीच दिखाई देती है। आपको बताना है कौन सा इसमें निकटतम उत्तर है, वो आपको बताना है। सोशल स्माइल अपीयर्स बिटवीन 8 से 10 सप्ताह के बाद, 10 से 12 जन्म के, या फिर 6 से 12 या फिर 6 से 10। बताओ क्या होएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? जी देखो, वैसे तो 6 से 8 माना जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अप्रोक्स में आप बता दीजिए। तो 6 से 10 सप्ताह के बीच क्या होता है, जब छोटे छोटे क्या होते हैं, शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सामाजिक, उनके अंदर एक सामाजिक मुस्कान विकसित हो जाती है, जिसको हम सोशल स्माइल कहते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर वे किसी दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, है ना, तो उनका ध्यान आकर्षित होगा उसकी तरफ। तो धीरे धीरे मानव व्यवहार का उनको पता चलना शुरू कर देता है कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो हम भी स्माइल दे दे, बड़ी प्यारी सी, क्यूट सी, है ना। देखा है आपने कि बच्चा देख के दूसरे को मुस्कुराने लगता है अगर दूसरा मुस्कुरा रहा है ना, तो उसको कहते हैं सोशल स्माइल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन भी। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे गाइज। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।